डियर स्टूडेंट्स, हम पिछले चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स कराए और अभी कुछ न्यूमेरिकल्स बाकी है। कुछ स्टूडेंट्स को इस तरीके से सॉल्व करने पर न्यूमेरिकल कम समझ में आ रहा था, इसलिए हमने सोचा कि अब जो भी न्यूमेरिकल बचा है वो क्लास में कराएंगे। और आज हम लोग एक नए चैप्टर को पढ़ेंगे। तब ये चैप्टर सेकंड है, गॉस का परिमेय। अगला जो हम लोगों का चैप्टर है वो है गॉस का परिमेय। तो आज के लेक्चर में हम आप लोगों को केवल इस चैप्टर से परिचित कराएंगे कि इस चैप्टर में हम लोगों को करना क्या है और ये चैप्टर है क्या। हम लोग पिछले चैप्टर में जो वैद्युत क्षेत्र पढ़े तो वहाँ पर एक चीज़ अगर ध्यान से देखें हम लोग तो वहाँ पर हम लोग आवेश पढ़े, वैद्युत क्षेत्र पढ़े। जनरली हम लोग वहाँ पर दो ही टॉपिक कंप्लीट किए, चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़े तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी पॉइंट चार्ज सिस्टम्स, दो ही टॉपिक कंप्लीट किए। जो पीछे का लेक्चर पीछे का चैप्टर कंप्लीट हुआ उसमें हम लोग जनरली तीन बातों पर चर्चा किए। वैद्युत आवेश पढ़ लिए, वैद्युत आवेश की उत्पत्ति के बारे में हम लोग पढ़े, और फिर वैद्युत क्षेत्र पढ़े। क्या पढ़े? वैद्युत क्षेत्र। और तीसरा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र पढ़े, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र पढ़े। और तीसरा टॉपिक किसी निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र पढ़े, किसी निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र पढ़े। किसके कारण? निकाय के कारण। ये हम लोगों का पिछले चैप्टर का यानी चैप्टर फर्स्ट का जनरल समरी था। ये हम लोग वैद्युत क्षेत्र पढ़े, वैद्युत आवेश पढ़े, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र पढ़े और किसी निकाय के कारण। लेकिन अब हम लोग जो गॉस का परिमेय पढ़ रहे हैं ना, ये किसी संबंध पृष्ठ के कारण वैद्युत क्षेत्र पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक तो केवल वैद्युत क्षेत्र हम लोग किसी बिंदु आवेश के कारण निकाले और किसी निकाय के कारण। लेकिन अब हम लोग इस चैप्टर में किसी पृष्ठ के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, किसी बंद पृष्ठ के द्वारा निकालेंगे। जैसे मान लो ये कपड़ा है, ये प्लेन शीट होता, ऐसे लो किसी चालक पदार्थ का प्लेन शीट होता, तो अब इसके कारण वैद्युत क्षेत्र निकालना हम लोग पढ़ लेंगे। ये मार्कर है, इस मार्कर पर एक समान रूप से आवेश वितरित है। तो जब इस मार्कर पर आवेश एक समान रूप से वितरित है तो इस मार्कर के कारण वैद्युत क्षेत्र कहीं क्या होगा, मतलब किसी भी पृष्ठ के कारण हम लोग वैद्युत क्षेत्र निकालना इस चैप्टर में सीखेंगे। यानी कि हम लोग पिछले चैप्टर में किसी बिंदु आवेश को पढ़े, किसी बिंदु आवेश के कारण और किसी निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालना पढ़े थे। क्या? किसी बिंदु आवेश के कारण और किसी निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र पढ़े। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग किसी भी पृष्ठ के द्वारा, चाहे वो समतल स्क्वायर शेप में हो, क्यूबिक शेप में हो, रेक्टेंगल शेप में हो, कोई प्लेट हो, किसी भी शेप साइज का कोई क्लोज सरफेस हो, उस क्लोज सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और उस किसी भी क्लोज सरफेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालेंगे वो गॉसियस थ्योरम के हेल्प से निकालेंगे। किसके हेल्प से निकालेंगे? गॉसियस थ्योरम के हेल्प से निकालेंगे। और उस गॉसियस थ्योरम को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे और उस गॉसियस थ्योरम से कुछ काल्पनिक पृष्ठों का हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल कर
किसी कुछ काल्पनिक पृष्ठों के द्वारा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल कर भी देखेंगे। इसका मतलब हम लोग इस चैप्टर में गॉसियस थ्योरम के हेल्प से किसी भी क्लोज सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पढ़ेंगे। समझ में आया? क्या पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर में? गॉसियस थ्योरम के हेल्प से किसी भी क्लोज सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पढ़ेंगे। अब गॉसियस थ्योरम के हेल्प से किसी क्लोज सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कुछ छोटे छोटे 2-4 पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। हम आज के लेक्चर में उस पॉइंट के बारे में बता देंगे। एक छोटा सा एक टॉपिक आएगा गॉसियस थ्योरम यूज करने के लिए घन कोण। गॉसियस थ्योरम यूज करने के लिए एक टॉपिक आएगा घन कोण। इसको इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड एंगल। एक टॉपिक आएगा सॉलिड एंगल। फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा हम ले जाए आप लोगों को। फर्स्ट ईयर में इस घन कोण के नाम की चर्चा हुई थी। फर्स्ट ईयर में इस घन कोण के नाम की चर्चा हुई थी। फर्स्ट ईयर के फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया गया था 7 मूल राशियां होती हैं। 7 मूल राशियां होती हैं। इन मूल राशियों के बारे में बताया गया था और कहा गया था अनंत व्युत्पन्न राशियां होती हैं। कितनी? अनंत व्युत्पन्न राशियां होती हैं। लेकिन 7 मूल राशियां, अनंत व्युत्पन्न राशियां होने के साथ साथ 2 पूरक राशियां भी होती हैं। 2 पूरक राशियां भी होती हैं। वे पूरक राशियां कोण और घन कोण होती हैं। कोण और घन कोण होती हैं। इतना इस घन कोण का चर्चा हम लोग फर्स्ट ईयर के फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे। तो वो घन कोण आज हम लोग सेकेंड ईयर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे और उस घन कोण के बारे में जानेंगे, क्योंकि घन कोण को गॉसियस थ्योरम में ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि घन कोण एक तरीके का पूरक राशि है। घन कोण जब हम लोग पढ़ लेंगे तब हम लोगों को वैद्युत फ्लक्स पढ़ना पड़ेगा। हम लोग वैद्युत फ्लक्स पढ़ेंगे। इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंग्लिश में कहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं इंग्लिश में। और जब हम लोग घन कोण और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ लेंगे तब अब हम लोग गॉसियस थ्योरम पढ़ने के लायक हो जाएंगे, काबिल हो जाएंगे। गॉस का परिमेय, तब हम ये पढ़ने के काबिल हो जाएंगे। अब तक का सफ़र तुम आप लोगों को एक बार समरी के रूप में हम लोग समझे। पिछले चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे और वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज के कारण पढ़े थे या किसी पॉइंट चार्ज के सिस्टम के कारण पढ़े थे। सिस्टम मीन्स वैद्युत द्विध्रुव पढ़े थे। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र पढ़े थे। लेकिन अब किसी क्लोज सरफेस का एग्जाम्पल भी दिए थे। किसी क्लोज सरफेस के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो अभी तक हम लोगों को नहीं मालूम था, और उस क्लोज सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग इस चैप्टर में निकालना सीखेंगे। क्लोज सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियस थ्योरम के हेल्प से निकाला जाता है। हम लोग इस चैप्टर में गॉसियस थ्योरम पढ़ेंगे। लेकिन गॉसियस थ्योरम को पढ़ने के लिए हम लोगों को सॉलिड एंगल आना चाहिए। सॉलिड एंगल हम पहले बताएंगे। फिर वैद्युत फ्लक्स आना चाहिए, वैद्युत फ्लक्स बताएंगे, और फिर हम गॉस का परिमेय बताएंगे। वैद्युत फ्लक्स हो सकता है कुछ बच्चों को याद हो, क्लास 10th में पढ़े थे। वैद्युत फ्लक्स फाई ई = EA cos थीटा। वही है, कुछ दूसरा नहीं है। वही है, कुछ दूसरा नहीं है।
यही है। तो अब एक एक को हम लोग उठाते हैं, क्या है, एक एक टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो अब हम पहले पढ़ने चल रहे हैं कि घन कोण क्या है, सॉलिड एंगल क्या है। पहले सॉलिड एंगल को सही से पढ़ेंगे हम लोग। देखो सॉलिड एंगल क्या है, घन कोण क्या है। घन कोण को पहले हम समझा दें अच्छी तरीके से, तब आप लोगों को लिखवाएं। मान लो ये कोई गोला है, ये कोई गोला है, इसका केंद्र क्या है, O है। इसका केंद्र क्या है, O है। बहुत ध्यान से समझना, ये कोई गोला है और उसका केंद्र क्या है, O है, और इस गोले की त्रिज्या R है। इस गोले की त्रिज्या क्या है, स्मॉल r है। अब बहुत ध्यान से समझना, ये गोले के पृष्ठ, ये जो गोले का पृष्ठ है ना, इस गोले के पृष्ठ पर अगर ऐसे हम कोई सूक्ष्म खंड लें, ये, तो इस सूक्ष्म खंड के द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण बनाया जाता है, यही कोण घन कोण कहलाता है। अब घन कोण के बारे में, घन कोण के बारे में ऐसे हम लोग नहीं समझ पाएंगे, थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं। घन कोण आज हम लोगों का बहुत मेन टॉपिक होगा। देखो ये आधार है ना, बहुत ध्यान से देखना, ये आधार है ना, और ऐसे एक मार्कर रख दे तो कुछ डिग्री का कोण बन गया, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 15 डिग्री, 25 डिग्री, कोई कोण बना ना, ये कोण है ना, इसको हम कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोण। लेकिन इस आधार को निश्चित रखते हुए, इस कोण को भी निश्चित रखते हुए, अगर ऐसे इस कोण को ऐसे चारों तरफ घुमा दें तो ये कोण नहीं, एक गोल सा कोण बनने लगेगा। जैसे ये आधार है, इस आधार के रिस्पेक्ट में ये वाला कोण ऐसे चारों तरफ घुमा दें तो ऐसा कुछ शेप बनेगा। तो ये जो ये केंद्र पर यहाँ कोण बनता है, तो ये कोण घन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, घन कोण कहलाता है। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। किससे, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो इसके बारे में और डिटेल बताएं। यदि कोई r त्रिज्या का गोला हो, यदि कोई r त्रिज्या का गोला हो, जिसका केंद्र O है, तो इस गोले के पृष्ठ पर का कोई जो चाप, एक तरीके से कह सकते हो, एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव अगर हम ले, गोला है ध्यान देना, तो ऐसा कोई पैच मिलेगा। गोला, गोले पर कोई बिंदु P लें तो उस गोले पर जो पृष्ठ है, जैसे इसको समझने के लिए फुटबॉल समझो, क्योंकि यहाँ सर्किल बन जाता है। फुटबॉल में ऐसे छोटे छोटे कपड़े सिले हुए ऐसे दिखाई देते हैं ना, तो उसी के गोले जो फुटबॉल होता है, उसी के ऊपर कोई छोटा सा काल पृष्ठ इमेजिन कर लो। उस पृष्ठ के कारण फुटबॉल के सेंटर पे जो एंगल बनता है, वो एंगल घन कोण कहलाएगा। बहुत ध्यान से देखो, एक फुटबॉल है, फुटबॉल के सरफेस पर अगर वह छोटा सा कोई पैच कंसीडर करें, उस पैच को अगर मिलाएं सेंटर पे तो कोई एंगल बनेगा। जैसे मान लो एक फुटबॉल पर है, ये छोटा सा हम पैच ले लिए, इस पैच के द्वारा सेंटर पर तब ये कोण बनेगा, तो ये कोण डी ओमेगा कहलाता है, घन कोण कहलाता है। और अगर ये जो क्षेत्रफल हम लिए हैं, ये पैच लिए हैं, यदि इस पैच का क्षेत्रफल डीए हो, तो ये वृत्त के केंद्र पर बना घन कोण डी ओमेगा बराबर डीए अपान आर स्क्वायर होता है। डीए अपान आर स्क्वायर होता है, और इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। क्या होता है, स्टेरेडियन होता है।
स्टेरेडियन होता है। क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। इसी के आधार पर ध्यान दो, इसका डिफिनेशन लिखा जाता है कि किसी गोलीय पृष्ठ के सूक्ष्म खंड द्वारा, अब यहाँ पर ध्यान दो डिफिनेशन इसका हम क्या लिख रहे हैं, किसी गोलीय पृष्ठ के सूक्ष्म खंड द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरिक कोण, गोले के केंद्र पर आंतरिक कोण घन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? घन कोण कहलाता है। अभी तक देखो तुम लोगों को हम यही समझा रहे थे। क्या? वृत्त किसी गोलीय पृष्ठ के सूक्ष्म खंड द्वारा गोले के केंद्र पर बना कोण घन कोण कहलाता है। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। इसका मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। अभी इस नोट का हम फोटो भी इमेज भी डाल देंगे। कोई डाउट नहीं हुआ? अब मेरे पास एक कोई गोला है, हम सपोज कर लिए एक कोई मेरे पास गोला है, इसका केंद्र O है। मेरे पास ऐसे कोई गोला है, इस गोले का केंद्र O मान लिए हम। क्या मान लिए? केंद्र O मान लिए और इसकी त्रिज्या स्मॉल r है। कितना है? अब यदि इस गोले के पृष्ठ पर एक छोटा सा पैच का मतलब टुकड़ा, एक हम छोटा सा टुकड़ा कंसीडर करें जिसका क्षेत्रफल dA है, तो इस क्षेत्रफल dA द्वारा वृत्त के केंद्र पर कोई कोण बनाया जाएगा। देखो ये कोण बनाया जा रहा है कि नहीं? यही कोण घन कोण कहलाता है, जिसका नाम हम यहाँ पर d ओमेगा दिए हैं। यही कोण क्या कहलाता है? घन कोण कहलाता है। अब देखो हम क्या लिख रहे हैं, माना स्मॉल r त्रिज्या के किसी गोले के dA क्षेत्रफल द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना घन कोण d ओमेगा इज इक्वल टू होता है dA अपान r स्क्वायर। d ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? dA अपान r स्क्वायर। अब देखो अगर एक छोटे से पैच dA के कारण, ये छोटा सा जो पैच लिए हैं उसके कारण बना घनकोण dA अपान r स्क्वायर है, तो संपूर्ण गोले के कारण क्या होगा? संपूर्ण गोले के कारण घन कोण होगा। संपूर्ण गोले के कारण जो घन कोण बनेगा वह घन कोण क्या होगा? घन कोण ओमेगा इज इक्वल टू dA के जगह पर ये हो जाएगा a बाई क्या? r स्क्वायर। ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया? a बाई r स्क्वायर। अब देखो a क्या है? a क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या है? यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल है। किसका? गोले का। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग 10th में ही पढ़े हैं, 4 पाई r स्क्वायर होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर होता है। तो a के जगह पर जब हम 4 पाई r स्क्वायर रख देंगे
तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आएगा 4 पाई आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ओमेगा इज इक्वल टू क्या 4 पाई। यही किसी घन कोण का मान होता है। यही क्या होता है, किसी घन कोण का मान होता है। यानी कि आज हम आप लोगों को घन कोण बताए। घन कोण के बारे में क्या बताए कि किसी गोले के सूक्ष्म खंड डीए द्वारा या किसी गोले के सूक्ष्म खंड द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाया जाता है उसे घन कोण कहते हैं। घन कोण एक तरीके की पूरक राशि है। घन कोण एक तरीके की पूरक राशि है। इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है और इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला बनाने के लिए हमने मान लिया एक आर त्रिज्या का कोई गोला है। इस गोले के पृष्ठ पर हम डीए क्षेत्रफल का कोई टुकड़ा मान लिए और उस टुकड़े के द्वारा बना कोण डी ओमेगा हो तो डी ओमेगा इज इक्वल टू डी अपान आर स्क्वायर होता है। ये छोटे से पैच के कारण है, लेकिन अगर हम पूरे गोले के कारण निकालना चाहें अगर हम पूरे गोले के कारण निकालना चाहें तो डी ए के बजाय ए हो जाएगा। ये है क्या, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो हमने डी ए के जगह पर लिख दिया 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ओमेगा का मान 4 पाई आ गया। जब अब हम घन कोण पढ़ लेते हैं तो घन कोण के बाद हम लोगों को वैद्युत फ्लक्स के बारे में जान लेना चाहिए। किसके बारे में जान लेना चाहिए, वैद्युत फ्लक्स। तो अब हम वैद्युत फ्लक्स को बहुत डिटेल से यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि तुम लोग ध्यान दो, वैद्युत फ्लक्स को क्लास 10th में पढ़ चुके हो। अब वैद्युत फ्लक्स टॉपिक को क्लास 10th की बुक से अपना देखना, हम नोट दे रहे हैं। वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बहुत डिटेल से हम नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि तुम लोग क्लास 10th में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ चुके हो। हम डायरेक्ट उसका फार्मूला आज बता देंगे और नोट दे देंगे, उसको कंप्लीटली तुम लोग तैयार करो। वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई इज इक्वल टू होता है ई डी ए, वेक्टर ई डॉट डी ए, या वैद्युत फ्लक्स फाई डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा होता है। तुम लोग क्लास 10th में पढ़े हो, इसलिए हम इसको एक बार दे रहे हैं कि तुम लोग समझो और काम करो। वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए या वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा पढ़े हो। मात्रक थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। अगर डी फाई ई का मात्रक हमको चाहिए तो डी फाई ई का मात्रक बराबर ई का मात्रक गुणे किसका मात्रक, डीए का मात्रक। ई का मात्रक गुणे किसका मात्रक, डीए का मात्रक। और अगर किसी को थोड़ा भी डाउट होगा तो तुम लोग कमेंट करना, हम कल जरूर बताएंगे। अगर वैद्युत फ्लक्स में किसी को भी डाउट होगा तो हम कल जरूर बताएंगे। अब आगे देखो, फाई ई का मात्रक, ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र ई का मात्रक तुम लोग जानते हो न्यूटन बटे कूलाम होता है। क्या होता है, न्यूटन बटे कूलाम गुणे ए। डीए क्या है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। यानी डी फाई ई का मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ये किसका मात्रक होता है, डी फाई ई का। किसका मात्रक, वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई का मात्रक होता है। इस टॉपिक को हम बहुत डिटेल से इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि तुम लोग पढ़े हो। टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। किसी को भी डाउट होगा वैद्युत फ्लक्स, अगर कोई क्लास 10th में नहीं पढ़ा होगा तो उसका कमेंट मेरे पास करेगा, हम उसको जरूर बताएंगे। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या हुआ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। अब इसका हम लोग बीमीय सूत्र भी देख ले रहे हैं, क्योंकि इसका बीमीय सूत्र बहुत पूछता है। क्लास 10th में तो बीमीय सूत्र था ही नहीं, ये मात्रक पूछ रहा था, और सेकेंड ईयर में बीमीय सूत्र बहुत पूछता है। जैसे देखो, डी फाई ई का बीमीय सूत्र चाहिए
तो बीमीय सूत्र निकालने का बहुत अच्छा तरीका हम लोग फर्स्ट ईयर पढ़ चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा आसान है। न्यूटन मीटर, इसी का हेल्प कर ले लेंगे, किसका? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। अब यहाँ पर देखो कूलाम किसका मात्रक है? क्यू का। तो देखो I इजिकल टू हम लोग पढ़े हैं Q बाई टी, तो Q इजिकल टू क्या? I इंटू टी। बहुत ध्यान से देखना, I इजिकल टू Q बाई टी पढ़े हैं, तो Q इजिकल टू I इंटू टी। अब देखो Q का बीमा चाहिए, तो I का बीमा क्या होता है? A, और T का बीमा T, यानी Q की बीमा क्या होती है? AT। Q की बीमा क्या? अब हम कूलाम के जगह पर क्या लिख दें? AT। कूलाम के जगह पर क्या लिख दें? AT। अब देखो ऊपर न्यूटन मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर का बीमा तो हम लिख दिए L स्क्वायर। अब न्यूटन बल का मात्रक है, न्यूटन किसका मात्रक है? बल का। तो बल या बराबर क्या होता है? MA। यम का बीमीय सूत्र यम होता है, हम लोग जानते हैं। ए त्वरण है, त्वरण का बीमा L⁻⁻2 होता है, यानी न्यूटन का बीमीय सूत्र क्या होता है? L⁻⁻2। L क्या? -2। पूरा सॉल्व करेंगे तो देखो L और L स्क्वायर L³ T⁻⁻2 बाई क्या हो गया? AT। और सॉल्व करेंगे, AT को ऊपर ले जाएंगे, L स्क्वायर, देखो T ऊपर जाएगा, एक T पहले से -2 और ये -1, T⁻⁻3, A⁻⁻1। ये किसका होगा? फाई का बीमीय सूत्र होगा, और ये फाई का मात्रक होगा। ये डी फाई का फार्मूला होता है DA EDA या EDA cos थीटा। और रही बात इसके डिटेल का, तो इसका डिटेल तुम लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हो। जब हम लोग, अब देखो वैद्युत फ्लक्स को जरूर ध्यान से पढ़ना। अब जब हम लोग घन कोण और वैद्युत फ्लक्स ध्यान से समझ लेते हैं, तब आता है गॉसियस थ्योरम, और अब उस गॉसियस थ्योरम को हम लोग डिटेल से बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। इतने की तैयारी करिएगा। अब हमारा अगला लेक्चर होगा गॉसियस थ्योरम। हम कल के डेट में आप लोगों को गॉसियस थ्योरम अच्छे से समझाएंगे, और उसके बाद उसके अगले लेक्चर में गॉसियस थ्योरम का एप्लीकेशन समझाएंगे। थैंक यू।